गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके क्लास जो 9th का है, हम लोग विषय गणित पढ़ रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर 1 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और उसमें हमने उसका रिवीजन भी कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका छमाही परीक्षा के लिए, जो 6 महीने के बाद एग्जाम होता है, यानी हाफ ईयरली जो आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है, वो एग्जामिनेशन कब होने वाली है? तो लगभग संभवतः 1 अक्टूबर से होने वाली है। तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए गणित के रिवीजन क्लास जो है आपकी आज शुरू कर रहे हैं। तो सभी बच्चे एक भी रिवीजन क्लास नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। गणित की हाफ ईयरली परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए ये आपकी क्लासेस लगाई गई हैं, यानी टोटल 6 से 7 चैप्टर से आपके चैप्टर जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आखिर वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो आपके कुल इन विषय से जो है, इन चैप्टर से जो है आपके सभी प्रश्न आने वाले हैं। देखिए, मैं चैप्टर्स का नाम आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका पहला चैप्टर है जहां से प्रश्न आने वाला है, जिसे आज और अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसे आज अभी हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद को, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेखाएं और कोण को, त्रिभुज को, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति, चतुर्भुज, हीरोन का सूत्र। इतने चैप्टर से आपके छमाही परीक्षा में क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर बताना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा मतलब कि नहीं समझ में आता है, कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा टफ लगता है, तो आप चार्ट सेक्शन में चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना 1, 2, तो आप इसका कोड लिख सकते हैं चार्ट सेक्शन में। तो आज तो खैर चैप्टर 1 ही पढ़ेंगे हम लोग, इसको कंप्लीट करेंगे एग्जाम के हिसाब से कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। उन सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आज हम लोग उसे पढ़ेंगे चैप्टर 1 का। बाकी जो ये चैप्टर है बहुपद, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो आप लोगों को पता है कि लगभग चैप्टर हैं कितने, 2, 4, 6, 7 चैप्टर हैं। और हमारे पास टोटल जो है लगभग 15 दिन में आपके 7 क्लासेस होंगी। तो एक दिन में एक चैप्टर को करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या बताना चाहते हैं, नंबर सिस्टम के अलावा इसके बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं? कोई भी बच्चा चैप्टर 2 पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, चैप्टर 2 ही करा देंगे। और कोई बच्चा जो मुश्किल आपको ज्यादा लगता है, ये आपके स्कूल में पढ़ाई जाती होगी, अगर आपको किसी भी चैप्टर में लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, आपको बहुत कम समझ में आता है, तो उस चैप्टर को पहले पढ़ा देंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो देखिए संख्या पद्धति से और बहुपद से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद रेखाएं एवं कोण और त्रिभुज, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसके बाद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति और चतुर्भुज। तो मैं सोच रहा हूं इन्हीं चैप्टर्स को जो है कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां से हीरोन के सूत्र से आता है, तो एक क्लास इसमें लगेगा, ठीक है, 2 क्लास इसमें लगेगा, 2 क्लास इसमें लगेगा। तो मतलब कि इसमें का 80% हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। 80% चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि एक भी क्लास आपका छूटे नहीं, क्योंकि एक भी क्लास छूटेगा तो समझिए आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसे आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। आपको क्लास के टाइम का विशेष ध्यान रखना है। क्लास 5:30 बजे रहता है, तो आपको डेली क्लास समय से 5:30 बजे जुट जाना है। सप्ताह में 3 क्लासेस आपकी होती है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति, वो भी आपके 8 ग्रेड का, यानी कि आप जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं ना, उसी लेवल का पढ़ेंगे और उसी टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला टॉपिक है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। क्योंकि आप लोगों ने पहले से क्या क्या पढ़ रखा है, ध्यान से देखिएगा। आपने पहले से पढ़ रखा है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। जल्दी से आप में से कौन सा बच्चा बताना चाहता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है? कोई बताना चाहता है आप में से, माइक ऑन करके? कोई भी बच्चा कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? कोई भी बच्चा बताना चाहता है माइक ऑन करके? कोई भी बच्चा? खुशबू, पलक, योगेश, कोई भी बच्चा? विक्रम, महक, साहिल, एकांत, अमरिक, अंजू, साहिल, निशा, मनीषा, रोहित, कोई भी बच्चा बताना चाहता है? खुशबू, कोई भी बच्चा? माइक ऑन करके बताना है। आप कैमरा बंद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
माइक ऑन करके बताना है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए, बोलने से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कुछ बच्चों को आता है लेकिन बोलते नहीं। बोलना सीखिए। आप जब बोलना सीखोगे ना, तो आगे आप जब बहुत अच्छा पढ़ाई करोगे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और उस इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ता है। तो अभी से अगर आप बोलने की कोशिश करोगे ना, तो वो बहुत बेहतर होंगी आपकी तैयारी के लिए। क्योंकि बहुत सारे आप बच्चों को देखेंगे कि वो लिख लेते हैं लेकिन बोलते नहीं। बोलिए, जैसा भी आता है आपको, गलत आता है गलत ही बोलिए, लेकिन बोलिए। हाँ खुशबू, बोलिए। प्रकृति संख्या 1 2 3 4 5 इनको कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, एकदम सही है। लेकिन चीजें थोड़ी सी अधूरी थी, मैं उसको पूरा कर देता हूँ। देखिए, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी चीज को गिनने का काम करते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जब आप लोग छोटे छोटे थे, तो हमारी गिनती कहाँ से शुरू होती थी? 1 से शुरू होती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी गिनती का कोई अंत नहीं है, अनगिनत गिनती होती है, इनफाइनाइट। ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, हमारी गिनती जहां से शुरू होती है, तो गिनती 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं है। कि जैसे कोई बोलेगा कि 100 गिनती का लास्ट अंक थोड़ी है। 100 के बाद 101 आ जाएगा, 101 के बाद 102 आ जाएगा। तो गिनती का कोई अंत नहीं है। ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। सभी बच्चों को क्लियर है प्राकृतिक संख्या क्या होता है? डिटेल में पढ़ा चुका हूं। किसी भी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, हमारा अगला है जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताइए। सर, जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। पूर्णांक भी तो 0 से स्टार्ट हो सकता है। आपने आधी बात एकदम सही बोली है, लेकिन थोड़ी सी गलती की है। आप बताइए कुछ। पूर्ण संख्या वह होती है 0 1 2 3 4। ये तो आपने सिर्फ एग्जाम्पल बता दिया। देखिए, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, प्राकृतिक संख्या में ही जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनगिनत तक, ये सब तो प्राकृतिक संख्या होता ही है। इसी में केवल अगर 0 को शामिल कर देते हैं, तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। यानी कि गिनती की संख्याओं में जब 0 को शामिल कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। क्योंकि गिनती में 0 नहीं आता है। 0 जो है गिनती में नहीं आता है। जब गिनती में 0 को शामिल कर देते हैं, तो वही बन जाता है पूर्ण संख्या। बात समझ में आया? अभी किसी बच्चे को डाउट है? तो सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा? 0। वेरी गुड। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा तो क्या कहेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? जैसे प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं पता है हमें, वैसे ही पूर्ण संख्या का भी अंत नहीं पता है। ठीक है। 9 नहीं होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 9 नहीं होता है। 9 के बाद 10 होता है, 10 के बाद 11, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक, किसी को भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। क्लियर है? तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक 0 का अंतर है। यानी कि 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 के अलावा क्या कोई ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक संख्या ना हो? बताइएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि 0 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप बता सकते हैं। ऐसी कोई संख्या नहीं होती है। सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो है 0। ठीक है। चलिए, अब आप में से कौन बच्चा बताएगा कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है? कोई बच्चा एक कोशिश कीजिए। देखिए, गलत होगा कोई बात नहीं, आप बस बोलिए। ठीक है, आप बस बोलिए कि हाँ। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करना चाहिए। हाँ खुशबू, बताइए।
खुशबू बताइए। माइक आपका म्यूट है खुशबू, माइक म्यूट है खुशबू आपका। पूर्णांक संख्या वह होती है 2, -1, -2, 0, 1, -3, 3। चलिए, आपने सिर्फ उदाहरण के माध्यम से बता रही है, अगर इसे लिखना हो तो हम कैसे बोलेंगे? आपने बताया एकदम सही है, इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है? आपने अभी अभी आपने पढ़ा था कि 0, 1, 2, 3, 4 अनगिनत, 0, 1, 2, 3, 4 अनगिनत, यानी कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब क्या है? पूर्ण संख्या। इसके आगे जितनी भी संख्या होंगी सब पूर्ण संख्या होगी। तो जब वो पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, तो वो सब क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। यानी कि जैसे हमने 0 को जोड़ दिया प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण संख्या बन गया, इसी तरीके से पूर्ण संख्या में अगर निगेटिव नंबर्स को, यानी कि ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक मतलब जो 0 से छोटी होती है, 0 से छोटी का मतलब जिसके आगे माइनस का साइन लग जाता है, तो उसी को ऋणात्मक या निगेटिव नंबर कहते हैं। तो जब पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पूर्णांक इंटीजर, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 अनगिनत तक। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो पूर्णांक जो है इसी यहीं से निकल के आ जाता है 3 प्रकार का। अब पूर्णांक 3 प्रकार कौन सा हो जाता है? देखिए, आप लोग रिवीजन की कमी कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग भूल जाते हैं। थोड़ा सा रिवीजन किया कीजिए आप लोग। ऋणात्मक एक होता है 0 और एक होता है धनात्मक। ठीक है, 0 मतलब जो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। अब जो 0 से बड़ा है, जो 0 से बड़ा है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश अनगिनत, जो 0 से बड़ा है उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। जो 0 से छोटा है, जो 0 से क्या है? छोटा है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 अनगिनत, -6 अनगिनत, -7, ये सब क्या है? 0 से छोटा है, तो उसे ऋणात्मक कहते हैं या निगेटिव नंबर कहते हैं। और 0 क्या है? ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। और इन सबको जब आपस में मिला देते हैं, यानी ऋणात्मक 0 और धनात्मक को जब एक साथ मिला देते हैं तो यही कहलाता है पूर्णांक। अभी आप सभी बच्चों को क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, ये सभी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को रिवाइज भी करा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप लोगों ने नेचुरल नंबर समझ लिया, पूर्ण संख्या समझ लिया, पूर्णांक भी समझ लिया। अब देखिए आता है परिमेय संख्या कि रैशनल नंबर क्या होता है। समझिएगा, रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। और ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, कोई भी संख्या हो, अगर हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या है? कि अंश बटा हर के रूप में। P/Q का मतलब क्या है? अंश बटा हर के रूप में। ठीक है, कोई भी संख्या है, अगर हम उसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, सिर्फ 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें क्या है? कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि P और Q जो है पूर्णांक हो सकता है। अगर ये 2 शर्तें पूरा होता है तो कोई भी संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि P और Q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब क्या है? कि P और Q जो है -1, -2, -3 निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है। पूर्णांक होने का मतलब क्या है? कि -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 और 0 कुछ भी हो सकता है, P और Q का मान। लेकिन Q का मान यानी नीचे वाला, यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 हो गया तो फिर परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे प्रश्न में अगर ऐसे आ जाए 1/0 या 4/0 या 7/0, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा।
लेकिन अगर ऊपर में 0 है यानी केवल 0 है, ठीक है, जैसे समझिएगा मैं आपसे कहता हूं प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे कि यस सर ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। तो सभी की सभी प्राकृत संख्या क्या बन जाएंगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। अब मैं कहूं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ठीक है। तो ये सभी के सभी पूर्ण संख्या भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि इनके भी बट्टे में क्या है? 1 है, इनके बट्टे में भी 1 है। तो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या बन जाएंगी? परिमेय संख्या बन जाएंगी। अब आता है बात अगर पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होता है? जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। तो इनके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो क्या है? इनके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1 है, इनके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो देखिए ये सब p बटा q के रूप में बन गया, यानी अंश बटा हर के रूप में बन गया। तो ये भी जो है सभी के सभी पूर्णांक जो है क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं, जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या ही होते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि ये तो आपने समझ लिया कि कोई भी संख्या p बटा q के रूप में लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन क्या जैसे 2 बटा 3 है ये परिमेय संख्या तो है, 4 बटा 7 है ये भी परिमेय संख्या है, 8 बटा 11 है ये भी परिमेय संख्या है, -7 बटा 3 है ये भी परिमेय संख्या है, -11 बटा 4 है ये भी परिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 2 बटा 3 जो है क्या ये प्राकृत संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्णांक है? तो आपका जवाब क्या होगा बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 बटा 3 क्या प्राकृत संख्या है, क्या पूर्ण संख्या है, क्या पूर्णांक है? वेरी गुड साहिल, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। ये पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं को कहते हैं, 1 2 3 4 5 जो होगा पूरा होगा। पूर्ण संख्या भी गिनती की संख्याओं को ही कहते हैं, केवल 0 शामिल कर देते हैं। और पूर्णांक भी गिनती की संख्याओं से ही निकला है, यानी 0 1 2 3 क्या है? पूर्ण संख्या, यानी गिनती की संख्या है। और इसमें निगेटिव गिनती की संख्याएं जोड़ देते हैं, जैसे -1, -2, -3। इसमें कहीं भी -1 बटा 3, 11 बटा 4, 8 बटा 11 नहीं आता है। आधा अधूरा कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। इसीलिए ये सभी जो है ना प्राकृत संख्या है, ना पूर्ण संख्या है, ना तो पूर्णांक है। तो इससे एक बात क्लियर होता है कि सभी के सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक नहीं होते। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को यहाँ पे डाउट है तो आप पूछ लीजिए माइक ऑन करके। किसी भी बच्चे को अगर यहाँ पे किसी भी टाइप का डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आसान है ना? ये हम लोग अभी ऑलरेडी पढ़ चुके थे, फिर भी मैंने आप लोगों को दोबारा से बता दिया। चलिए, तो अब आप लोग ये सारी चीजें जान चुके हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। तो अब आपको जानना है जो आपके एग्जाम्स में आने वाली है वो होता है इरेशनल नंबर। ये आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं देखिए, तो अभी अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी अभी आपने? कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं, और जिसे नहीं लिख सकते हैं p बटा q के रूप में उसे अपरिमेय कहते हैं। यानी वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, अगर लिख देंगे तो परिमेय संख्या, अगर नहीं लिख पाएंगे तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसका भी एग्जांपल्स देखिए, जैसे √3 है, √7 है, √2 है, इन सब का जो है ये p बटा q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में इनको नहीं लिख सकते, इसलिए ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि रूट के अंदर, यानी इस रूट के अंदर क्या कोई भी संख्या आ जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं।
क्यों नहीं? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 गुने 2, यानी कि इसका वर्गमूल 2 हो गया। और 2 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर √5 है तो हम इसे जो है पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। जबकि ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। यानी रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या होगी तो हम उसे अपरिमेय नहीं कहेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि रूट के अंदर कैसी संख्या है। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है तब तो वो परिमेय संख्या हो गया। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि 2 का पावर 2 हो जाता है। जैसे 9 है, 9 का क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 16 है, 4 का पावर 2 हो जाता है। जैसे कि 36 है, 6 का पावर 2 हो जाता है। तो ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो अगर रूट के अंदर 9 रहे, 16 रहे, 4 रहे, 36 रहे, 49 रहे, 64 रहे, 100 रहे, ये सब संख्याएं अगर रहेंगी तो वो परिमेय संख्या होंगी। लेकिन जैसे अगर आ जाए √3, √5, √7, √11, √10, जिनको हम पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, तो वो सभी संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है? मैं एक सवाल देना चाहता हूं, आप लोगों को उसका आंसर करना है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को उसका आंसर करना है। इवनिंग सर। अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइएगा, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है? कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया है। तो देखिए, √3 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √5 को भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √7 को भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन √16 को हम लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? 4 गुने 4। और 4 गुने 4 है तो इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या बन गया? P/Q के रूप में बन गया। यानी कि ये जो है क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। बताइएगा सभी बच्चे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको उसका अलग अलग आंसर करना है। देखिएगा, एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
आपको इसमें से पहचानना है कि कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब है कि किसी p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यही आपको पहचानना है। ऑप्शन को कमेंट कीजिए, आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को, कोशिश कीजिए सभी बच्चों को करना है आंसर, सभी बच्चे कोशिश करें। सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। वेरी गुड। चलिए अभी हम इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। देखिएगा, जैसे √13 है तो हम इसे p बटा q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। √65 पे इसे भी नहीं बदल सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। √69 को भी नहीं बदल सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन √100 को हम क्या कर सकते हैं, 10 गुने 10 लिख सकते हैं, तो 10 बटा 1 हो गया, तो ये परिमेय संख्या होगा, ये आंसर नहीं होगा। √64 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 8, तो इसमें से 8 बाहर आ गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। √36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 6, तो इसमें से 6 बाहर आ गया, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √121 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 11, तो इसमें से 11 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, बट्टे में 1 है सबके, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1। 49 को क्या लिख सकते हैं, √7 गुने 7, तो इसमें से 7 बाहर आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। इसी प्रकार √81 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 9, इसमें से 9 बाहर आ जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और एक आंसर हो जाएगा आपका 17। इसे p बटा q के रूप में नहीं बदल सकता, तो आपका आंसर होगा ABCL, ABCL, जो कि सभी बच्चों का एकदम करेक्ट उत्तर आया था। ABCL सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। यानी अब आप लोग बहुत आसानी से परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचान सकते हैं, बहुत ही आसान से, ठीक है, एकदम आसान है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √12 हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या को q के ऊपर एक छोटा c लगा देते हैं, तो उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे परिमेय संख्या को हम r से लिखते हैं ना, इसी प्रकार इरेशनल नंबर को जो है q के ऊपर c लगा देते हैं, तो ये हो जाता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। यदि वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी जिसको हम पेयर में गुणा करके नहीं लिखे, तो वो एक अपरिमेय संख्या, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √12 हो गया, ये आप लोग सीख चुके हैं। चलिए पोल सेक्शन में कुछ प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न का क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से आंसर करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी एक संख्या जो है अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर आपको बताना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों बच्चों का आंसर एकदम सही है। 8 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों के आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए आंसर कैसे करना रहता है मैं ये भी बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज का। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। अब पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा, A B C D। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, अगर आप ध्यान से समझोगे। देखिए अपरिमेय संख्या कह रहा है, यानी कि जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो 4.5 का मतलब ही क्या हुआ? 4.5 का मतलब हुआ 45/10, क्योंकि आपने दशमलव को भिन्न में बदलना सीखा था, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक जीरो लगा देते, तो ये हो गया 45/10। तो ये तो p बटा q में बदल गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 1/2 ऑलरेडी p बटा q के रूप में है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। √11 को हम p बटा q के रूप में नहीं बदल सकते, तो ये हमारा उत्तर होगा। ये हमारा उत्तर होगा, जबकि ये सब जो है p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे √25 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 गुने 5, यानी कि एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका मान हो जाएगा, ये भी p बटा q के रूप में बदल गया। तो जिसे नहीं बदल सकते हैं p बटा q में, वही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आपको इसमें से अपरिमेय संख्या पहचानना था। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है बताइएगा जल्दी से। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। इसमें भी आपको यही करना है, एक अपरिमेय संख्या को पहचानना है। सभी बच्चे पोल में जाएंगे और इस प्रश्न का भी आंसर करेंगे। ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में। कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? जल्दबाजी में गलत उत्तर कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या बताना है, आराम से कीजिए। देखिए कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी जिसे पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते, वही उत्तर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। सभी बच्चों को कोशिश करना है, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। 81 को तो हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 9, ठीक है, 981, 81 को तो लिख ही सकते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। साइड में रहना, बार बार माइक ऑन कर रहे हो। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट का 10 सेकेंड है। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सी एक इसमें इन चारों में से कौन सी एक संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी कि P बटा Q के रूप में किसे हम नहीं लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में हम किसे नहीं लिख सकते हैं। तो 4.5 को तो हम 45 बटा 10 लिख सकते हैं, और ये आपको दिख रहा है P बटा Q के रूप में है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन √27 जो है, हम इसे क्या P बटा इसका जो हम पेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से अगर आप भाग देते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो वो अपरिमेय संख्या ही रहता है। तो एक अपरिमेय संख्या को अगर 3 से भाग देंगे तो वो एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जबकि √16 बटा 4 है, तो यहाँ पे 16 को हम क्या लिख देंगे? 4 गुने 4, और 4 को क्या लिख देंगे? 2 गुने 2। ठीक है, अंडर रूट में, तो ऊपर से आ जाएगा 4 बाहर, नीचे से आ जाएगा 2, तो ये आंसर हो जाएगा 4 बटा 2, जो कि P बटा Q के रूप में हो गया। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। जो कि पूछा क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कि P बटा Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया। पूछा अपरिमेय संख्या है, तो ये उत्तर नहीं होगा। और 81 तो डायरेक्टली आप सभी बच्चों को पता है कि 9 गुने 9 होता है, 9 81, तो 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चों को। क्लियर? चैट ऑन करो, क्या चैट ऑन करो, क्या? चैट ऑन करो मैसेज। अच्छा हाँ, चलिए सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर दीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अब आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं सभी बच्चे। किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी पूछना है तो आप एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो आप एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्याएं एक्चुअल में होती क्या? देखिए, आपने 2 कैटेगरी पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? ध्यान से समझिएगा। एक मैंने आपको पढ़ाया परिमेय संख्या, ठीक है, और एक मैंने आपको पढ़ाया अपरिमेय संख्या। ठीक है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से जब मिला देते हैं ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्या। यानी जो भी संख्याएं अपरिमेय होगा, जैसे कि √3, √2, √5, √7, √11, √13, √10, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे -1, -2, 1, 2, 3, 0, 4, 5, -11 बटा 4, 11 बटा 5, 17 बटा 9, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? वो वास्तविक संख्या बनता है, रियल नंबर्स कहते हैं। तो अगर हमें बताना हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। क्लियर है सभी बच्चों को?
एक बार ध्यान से सोचिएगा, जितने भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। एकदम आसान है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि -1 जो है ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप कहेंगे अपरिमेय। अपरिमेय में भी ये क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे √10 है तो ये क्या है? अपरिमेय भी है और वास्तविक संख्या भी है। जैसे मैं पूछूं √11, ये क्या है? तो √11 अपरिमेय भी है और वास्तविक संख्या भी है। जैसे √7, ये अपरिमेय भी है और वास्तविक संख्या भी है। इसी प्रकार मैं कहूं 3, तो 3 परिमेय भी है और वास्तविक संख्या भी है। तो जो भी संख्या परिमेय होगा, जो भी संख्या अपरिमेय होगा, ये दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती। किसी भी बच्चे को डाउट है? एकदम आसान है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए अब इसको देखिए लिखित रूप में कैसे कहते हैं। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह जो है वास्तविक संख्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाती है। और वास्तविक संख्या को आर के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे समझिएगा, जैसे क्यू से क्या दिखाया जाता है? परिमेय संख्या को, ठीक है, परिमेय संख्या को। और क्यू सी से क्या दिखाया जाता है? अपरिमेय संख्या को, ठीक है। तो जब परिमेय को अपरिमेय के साथ मिला दिया जाता है, यानी परिमेय और अपरिमेय जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, यानी जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? जैसे कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। -3.5 परिमेय संख्या। -9 परिमेय संख्या। 4 भी परिमेय संख्या। और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √7 क्या है? अपरिमेय। √2 क्या है? परिमेय संख्या। दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या। क्या बनेगा? वास्तविक संख्या। किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है? कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो जरूर पूछिएगा बाबू। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा पूछिएगा जरूर। आसान है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे √3 -5 है, √5 √5 है, √5 प्लस √12 है। ये सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। चलिए अब आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी आपको परिमेय और अपरिमेय एक साथ दिखे या केवल परिमेय साथ दिखे या अपरिमेय दिखे, वो सब के सब जो है वास्तविक संख्या ही हो रहे हैं। क्वेश्चन करके देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करके देखिए आपको समझ में आएगा। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कह रहा है 6 प्लस √25 एक संख्या है। कैसी संख्या? 6 प्लस √25 एक संख्या है, क्या है? देखिए, तो आपको देखना है ये 6 प्लस √25 क्या है, परिमेय और वास्तविक है कि अपरिमेय और वास्तविक है, ठीक है। आपको बताना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाऊंगा। आप एक बार कोशिश कीजिए। आप देखिए ना, ऐसे देखिए ना, अगर 6 प्लस √25 है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 6 को 6 ही लिखेंगे। और √25 है तो क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। और 6 5 क्या बन जाएगा? 11। तो 11 जो है परिमेय होगा और अपरिमेय वास्तविक भी होगा। जो परिमेय होगा वो तो वास्तविक होगा ही। सॉल्व कीजिए जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, आप लोगों को ये प्रश्न ही नहीं समझ में आया, इसीलिए आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों होगा? ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे √3 में +6 करूं तो आपको पता है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
और इसमें एक परिमेय संख्या यानी 6 को जुड़े हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक अपरिमेय के साथ परिमेय जुड़ता है तो उसे अपरिमेय ही कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या है और जो अपरिमेय होगा वो वास्तविक भी होगा। क्या होगा? वास्तविक भी होगा। तो √3 + 6 जो है अपरिमेय है और अपरिमेय है तो वास्तविक तो होगा ही। अब अगर प्रश्न में आ जाए ऐसे 8 + √36, तो √36 का मतलब क्या हुआ? 6। √36 का मतलब 6 हुआ और 8 है तो 8 + 6 है तो 6, तो 8 6 क्या हो गया? 14। तो 14 क्या है? एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के साथ क्या है? वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि जो परिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा और जो अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा। तो ये पूछा था 6 + 20 √25 क्या है? तो ये पहली बात की अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 5, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, तो यानी कि ये परिमेय संख्या है और जो परिमेय होगा वो तो वास्तविक होगा ही। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जबकि अगर प्रश्न ऐसे आता √3 + 6, तो √3 अपरिमेय है, इसमें जोड़ेंगे एक परिमेय संख्या तो क्या बनेगा? अपरिमेय, और अपरिमेय तो वास्तविक, तो √3 + 6 हो जाएगा क्या? अपरिमेय और वास्तविक, जबकि ये होगा परिमेय और वास्तविक। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अभी आपको प्रश्न समझ में आया सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके। चलिए, सभी बच्चों का वाई है, तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं और आप लोगों को उसका आंसर करना है। ठीक है, पोल में आंसर कीजिएगा, मैं इसी क्वेश्चन को बदल रहा हूं। ठीक है, आंसर कीजिए तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में। 7 + √11 कौन सी आंसर होगा, ए या बी? 7 + √11। बी। वेरी गुड खुशबू, इसका आंसर होगा बी, अपरिमेय और वास्तविक। क्योंकि 7 क्या है? एक परिमेय संख्या और इसके साथ √11 जो है अपरिमेय, तो ये पूरा क्या बन गया? अपरिमेय, और अपरिमेय के साथ ये क्या है? वास्तविक भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपरिमेय और वास्तविक। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऐसे कर दूं 7 + √25, तो √25 का मान कितना बन जाएगा? 5। अब 5 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 12। अब 12 जो है क्या बन जाएगा? परिमेय, और परिमेय ऐसी को क्या कहेंगे? परिमेय और वास्तविक कहेंगे। बात समझ में आया? तो अब आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं सभी बच्चे। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।